जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द advantages of using LPG and CNG as fuel। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, बोला जा रहा है कि LPG और CNG जो है इसको अगर हम यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल के रूप में तो इसकी क्या एडवांटेज है, इससे क्या लाभ है। ठीक है, तो LPG और CNG को यदि हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे तो उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या लाभ है। तो आंसर लिखेंगे, द एडवांटेजेस हमने ANS आंसर शॉर्ट फॉर्म लिख के लिखा, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग LPG and CNG as a fuel। पहला 1 नंबर लिख के दीजिएगा, THEY, दे हमने किसके जगह लिखा है, LPG और CNG, इन दोनों के जगह क्या लिखा है, दे बर्न्स इजिली। ठीक है, फुल स्टॉप। ये दोनों जो है बच्चों एकदम आसानी से जल जाते हैं, ये पहला लाभ है, इसका एडवांटेज है। दूसरा THEY, दे बर्न, या फिर ऐसे लिखेंगे, दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट ऑन BURNING, बर्निंग, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। जब हम LPG और CNG को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो LPG और CNG को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत मात्रा में हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तीसरा दे दे बर्न एस यहाँ नहीं लिखेगा बच्चों, बर्न एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, फुल स्टॉप। ठीक, इसको मिटा दो बच्चों। क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है, सिर्फ आंसर आने दिया। तो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, स्मोक मतलब बिना बहुत मात्रा में धुआं क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना। जैसे आप घर में खाना बनाने के लिए सिलेंडर जलाते हैं तो सिलेंडर में जो लिक्विड भरा है LPG वो क्या होता है, गैस में बदल जाता है आपकी बर्नर तक आते आते। तो आप गैस स्टोव में ऐसे लगाते हो फायर तो जलने लगता है वो, तो क्या उससे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, नहीं निकलता है। तो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, जलते हैं लेकिन ज़्यादा स्मोक नहीं निकालते हैं। तीसरा के बाद लिखिएगा यहाँ एक और, चौथा दे डू नॉट काउज एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इसको बच्चों क्लीनर फ्यूल बोला जाता है, क्लीन मतलब साफ, तो ये एयर पॉल्यूशन भी नहीं करते।
तो इसके क्या है, एडवांटेज है। ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर बच्चों आंसर, यहाँ से लेकर के ये तीनों और एक ये चौथा। बहुत ज़्यादा स्पीड हो रहा हो तो आप अपनी स्पीड को प्ले स्पीड में जाके कम कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप इसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम products, name the petroleum product used for surfacing of road। ठीक है, स्टॉप। तो ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। बोला जा रहा है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताना है। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम से निकलने वाले प्रोडक्ट का नाम जो यूज्ड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, यानी रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिए, हमने पेट्रोलियम के प्रोडक्ट में पढ़ा था, पेट्रोल डीजल के बाद बिटुमेन, याद आया, प्रोडक्ट में BITUMEN। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, BITUMEN, बिटुमेन। बिटुमेन का इस्तेमाल हम करते हैं रोड को बनाने के लिए, ठीक है, सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए। ये ई है बच्चों, क्लियर है, BITUMEN, बिटुमेन। चलिए आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, नेम, ऐसे लिखिएगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड, प्रोसेस कॉल्ड। तो तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि DESCRIBE, डिस्क्राइब करने मतलब विस्तार पूर्वक बताने, थोड़ा अच्छे से बताने। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, वर्णन, कि हाउ कोल इज फॉर्म, कैसे कोयला बनता है, फ्रॉम डेड वेजिटेशन, किसी भी डेड वेजिटेशन से, ठीक है। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, और जो कोल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए इससे भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन समझ में आ रही है। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब हमें देना है क्या, कि कोल का फॉर्मेशन, उस स्टेप बाय स्टेप, फिर हमें उस प्रोसेस का नाम देना। लिखेंगे आंसर, लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ COAL, कोल, ठीक। स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, अर्थ had dense forest और vegetation। ठीक है,
buried under earth over millions of years ago। ये पहला स्टेप है। दूसरा, these buried vegetation covered with mud and sand। दूसरा स्टेप, तीसरा, due to high temperature, pressure and in absence of air, dead vegetation was slowly converted into COAL, कोल। तो ये बच्चों, ये इसका आंसर है। जब आप लिखोगे एकदम धीरे धीरे लिखना है आपको, स्पीड में नहीं। पहला आंसर देखिए लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक। फिर एक नंबर देना है, लिखना है अर्थ है डेंस फॉरेस्ट और वेजिटेशन। अर्थ के पास बहुत ज़्यादा क्या था बच्चों, जंगल ही जंगल था पहले, करोड़ों साल पहले, है ना। या वेजिटेशन, फूल पत्ती, प्लांट, पेड़ पौधे थे, है ना। वही क्या हो गए, बरीड हो गए अंडर अर्थ, मतलब धरती के नीचे दब गए, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक। करोड़ों साल पहले बहुत ज़्यादा धरती पर क्या थे, फॉरेस्ट, जंगल थे, वो दब गए। दीज सेकेंड स्टेज, दीज बरीड वेजिटेशन कवर्ड विथ मड एंड सैंड। अब कोई चीज़ जमीन के नीचे धंसा हुआ है तो जमीन के नीचे क्या होंगे, रेत होंगे, बालू होंगे, मिट्टी होंगे। तो वो सारा चीज़ किस पे आ गया, जो मरे हुए जो प्लांट थे, है ना, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, उसके ऊपर आ गया, कवर्ड हो गए वो। तो तीसरा स्टेप, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर। बहुत ज़्यादा, अब देखिए अंदर में कोई चीज़ है, दबा हुआ है ना। किसी चीज़ को हम दाब देते हैं, आप ही को यदि वो ऐसे करके बाहों से पकड़ ले, है ना, और उस आपको छोड़े नहीं, तो आप सोच सकते हैं आपको दम घुटने लगेगा ना, आपको अच्छे से एयर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आप एक रूम में कैद हो जाओगे, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको, टेम्परेचर हाई, प्रेशर भी बढ़ेगा आपका, है ना, एयर नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक सेम वे यहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर नहीं मिला और एयर भी नहीं मिला, किनको, जो दबे हुए वेजिटेशन थे। तो डेड वेजिटेशन क्या होता है, जो प्लांट है, पेड़ पौधे थे मरे हुए, डेड वेजिटेशन वाज स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। वो किस में बदल गए, कोयले में बदल गए, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि दिस प्रोसेस कॉल्ड, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइजेशन, CARBONIZATION, फुल स्टॉप, कार्बोनाइजेशन। तो यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। उस प्रोसेस का नाम कार्बोनाइजेशन। सॉरी बच्चों, चल अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में, 4 नंबर क्वेश्चन। वीडियोस को पॉज करके इस आंसर को आप नोट कर सकते हैं, ठीक। चौथा में बच्चों, फिल इन द
ब्लैंक्स, ठीक है, यानी कि खाली जगह को भरना है। पहला, फॉसिल फ्यूल्स आर ब्लैंक, ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली जगह, खाली जगह, और फिर हो गया ब्लैंक, BLANKS, ब्लैंक मतलब खाली जगह। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों पहला COAL, कोल यानी कोयला, फिर लिखेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम, क्लियर है, पेट्रोलियम, और यहाँ लिखेंगे नेचुरल गैस, ठीक। तो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग different constituents of petroleum is called blank। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैंक। पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को जब हम सेपरेट करते हैं, बांटते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है पेट्रोलियम रिफाइनरी या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या होगा बच्चों? पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये देखिए कीवर्ड में भी था ये रिफाइनरी, इसको डिफाइन करने के लिए दिया गया था। सी में LEAST, लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। तो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज ब्लैंक। क्या बोल रहा है यहाँ पे? लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल, फ्यूल बताना है हमें जो बहुत कम पॉल्यूशन करता है, पॉल्यूट ज़्यादा नहीं करता है, प्रदूषण नहीं करता है, एयर पॉल्यूशन, फॉर व्हीकल, गाड़ियों के लिए। तो वो हमने पढ़ा है CNG, ठीक है, CNG लिखेंगे चलेगा। C मतलब कंप्रेस्ड एंड नेचुरल, G गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है तीनों का आंसर? चलिए लिखेंगे यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन, टेक ट्रू ब्रैकेट में T और FALSE फॉल्स ब्रैकेट में अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, सही या गलत, किसके अगेंस्ट? तो दिए हुए फॉलोइंग स्टेटमेंट के अगेंस्ट। स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस। तो जैसे कि पहला है कि फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, ठीक है, रोमन में लिखा गया है ये, ठीक है। देखिए हर चीज़ का वैल्यू है बच्चों, ठीक है।
देखिए, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या हम कोयले को, पेट्रोलियम को या नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं 1 या 2 दिन में? नहीं। तो फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरी, लिखेंगे एफ, केवल एफ लिखेंगे, ठीक है। एफ का मतलब फॉल्स, एफ में टिक लगाएंगे। दूसरा, इसी में है दूसरा कि CNG is more polluting than petrol. Full stop. CNG is more polluting than petrol. क्या पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूटेड CNG होता है? क्या CNG से ज़्यादा स्मोक, धुआं, पॉइजनस गैस निकलते हैं पेट्रोल से? नहीं। CNG पेट्रोल से ज़्यादा क्लीन होता है, इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ क्या होगा, एफ हो जाएगा, एफ, केवल एफ, ठीक है। एफ का मतलब फॉल्स। तो ये दोनों गलत है, इसलिए हमने लिखा फॉल्स। ये क्या है बच्चों, ये जो हम लिख रहे हैं ये स्टेटमेंट है। तीसरा, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, फुल स्टॉप, ठीक है। जो कोक है, कोक हमने पढ़ा था सॉलिड सब्सटेंस, ये ऑलमोस्ट लगभग प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, तो ये भी सही है। तो लिखेंगे टी, टी फॉर ट्रू, मतलब सही। सी, कोक हो गया। फिर आएंगे हम लोग, कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक, सब्सटेंसेस। तो कोल टार जो है वो मिक्सचर होता है वेरियस सब्सटेंसेस का। तो क्या ये सही है? सही है ना। तो टी लिखेंगे, टी मीन्स टू। एक लास्ट है, लास्ट क्या है, पांचवा, केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब केरोसिन जो यूज करते हैं वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। क्या ये सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि फॉसिल जितने भी आपने पढ़ा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, केरोसिन क्या है, एक प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। तो जितना भी प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का वो एक फॉसिल फ्यूल है। उसको, इसको बनने में बच्चों कितनों करोड़ों साल लग गए, मिलियन ऑफ ईयर्स लगा है इसको बनने में। तो ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये गलत है। तो लिखेंगे एफ, एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। चल, सॉरी बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर में बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स, एस लगाएंगे यहाँ पे, आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। इसको हमने पढ़ा है ना कि फॉसिल फ्यूल क्यों, क्यों एक्सप्लेन, देखिए एक्सप्लेन का मतलब होता है विस्तार से बताना, मतलब इसका वर्णन करना, है ना। तो हमें विस्तार से बताना है क्या, कि क्यों, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, है ना।
एग्जॉस्टिबल मतलब जिसका हम यूज़ कर लें और यूज़ करने के बाद वह समाप्त हो जाए, मतलब एग्जॉस्टिबल मतलब वैसी वैसी चीज़ें जो समाप्त हो जाए, समाप्त हो सकती हो, है ना। नेचुरल रिसोर्स वैसा रिसोर्स जो हम इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, जो हमें नेचर ने दिया है, ठीक है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स क्या होगा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना। तो लिखेंगे आंसर में कि द फॉसिल फ्यूल्स गेट यूज्ड अप, ब्रैकेट में लिखेंगे एग्जॉस्टेड, कोमा, कैसे लिखेंगे, व्हेन, व्हेन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स गेट यूज्ड अप, एग्जॉस्टेड, कोमा, नो न्यू सप्लाई of fossil fuels will be available to near future, ठीक। so fossil fuels, एल है बच्चों, एल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, फुल स्टॉप। अच्छे से देख क्या बोला गया, इस आंसर का मतलब है कि व्हेन फॉसिल फ्यूल्स गेट यूज्ड अप, एग्जॉस्टेड, कोमा, नो न्यू सप्लाई of fossil fuels will be available to near future, so fossil fuels are exhaustible natural resource, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, है ना, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, है ना। फिर हम बात करते हैं बिटुमेन, किरोसिन की। तो ये सब चीज़ का बच्चों हम जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये जितना ज़्यादा इस्तेमाल में होगा, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, यूज़ मतलब एग्जॉस्ट करेंगे, तो उतना ही हमारे आने वाले फ्यूचर में आने वाला जो जनरेशन होगा उसको ये नहीं मिलेगा, सप्लाई कम होगा। पेट्रोल और डीजल या फिर कोई भी नेचुरल गैस की सप्लाई उनको नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा जितना इस्तेमाल होगा उतनी इसकी सप्लाई और प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, क्योंकि इनको बनने में बहुत साल लगता है, करोड़ों साल। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इसीलिए क्या बोला गया, फॉसिल फ्यूल्स को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, क्योंकि नो न्यू सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल बी अवेलेबल टू नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में ये हमें अवेलेबल ही नहीं होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में, इसलिए हमें बच्चों हमने पढ़ा था ना कि टिप्स फॉर मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, कैसे हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन हमने पढ़ा था, इंडिया में है ना। ये क्या देखते हैं कि कैसे हम हमें एडवाइस देते हैं कि कैसे हम पेट्रोल डीजल को बचाएं। कहीं ट्रैफिक लाइट है तो गाड़ी को बंद कर देंगे, अरे आराम से रहेंगे, है ना। फिर हम अपने इंजन को बार बार चेक कराएंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जो कोई भी व्हीकल है, गाड़ी है, वो ख़राब तो नहीं है ना, टायर में हवा है या नहीं है, यानी कि प्रेशर है, एयर प्रेशर करेक्ट है या नहीं है बच्चों। चलिए, क्लियर है क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब characteristics and uses
ऑफ COKE, कोक। हमें कोक की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, किसकी, कोक की क्या गुण है, एंड यूजेस ऑफ कोक, और साथ ही हमें कोक के यूज को बताना है, इसके क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ करते हैं इस्तेमाल। डिस्क्राइब मतलब थोड़ा विस्तार से बताना है, क्लियर है। क्वेश्चन में मिटा दिया हो बच्चों इरेज करके, डायरेक्ट अब यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ COK। तो हम क्वेश्चन का एक पार्ट क्लियर करेंगे। देखिए, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा एंड, तो एंड A&D, एंड से पहले वाला जो रहेगा उसे हमें लिख लेना है अच्छे से, फिर एंड के बाद वाला जो रहेगा उसे लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन है। इसमें लिखिएगा पहला कि COK, कोक इज ए टफ पोरस एंड ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस, ठीक। दूसरा रोमन में लिखिएगा कि कोक इज यूज्ड एज reducing ये D है बच्चों, reducing agent for forming metals। तो यहाँ तक करेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। कोक एक टफ, पोरस एंड ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, डेफिनेशन में पढ़ा है। फिर कोक इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, कोक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर फॉर्मिंग मेटल्स, मेटल यानी धातु बनाने के लिए, ठीक। अब इस क्वेश्चन का दूसरा वाला भाग क्या है, यूज। तो लिखेंगे फिर स्टार देके यूजेस ऑफ कोक। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना 2 नंबर, इसको इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसी में, कोक इज ऑलमोस्ट PURE, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। 2 नंबर में क्या लिखेंगे, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योर फॉर्म है। अब हम स्टार्ट देके लिखेंगे यूज। पहला रोमन में, रोमन है ये, कि कोक इज मेनली used as reducing agent or forming metals, ठीक है। कोक का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे फॉर फॉर्मिंग मेटल। तो हमने उसमें क्यों इरेज किया, क्योंकि हमने यूज को लिख दिया था वहां पे, है ना, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यूज को हम इसमें लिखेंगे। दूसरा, कोक इज यूज एज FUEL, फ्यूल। तो कोक को हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में।
तो ये इसका बच्चों आंसर है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से नोट बना लेना है, इस आंसर लिख लेना है इसका। फिर बच्चों उस आंसर को आपको अच्छे से याद करना, धीरे धीरे करके समझ के, समझ तो लिए हैं, अब उस समझने के बाद आप उसको क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, है ना। इसको ये नहीं देखना है कोई भी आंसर बच्चों, अभी से लेकर के हायर क्लास तक जब आंसर लिखें तो आंसर लिखने से पहले ये नहीं सोचे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। क्लियर है, आपको समझने पे ध्यान देना है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ानी है। क्लियर है, तो ये आंसर है आपको और उसको लिखना है और अच्छे से याद करना। एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप बता सकते हैं। चलिए फिर आता है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 8, explain the process of formation of petroleum हमें पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के जो प्रोसेस हैं उसे एक्सप्लेन करना है, बताना है कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन यानी पेट्रोलियम कैसे बना, है ना, उस प्रोसेस को। सर लिख के देंगे, लिखेंगे इसमें फॉर्मेशन एफ है बच्चों, अच्छे से लिखेंगे एफ, पेट्रोलियम। ठीक है, पहला देंगे कि टाइनी प्लांट्स एंड animals which lived in water in the sea, DIED, died over millions of years ago। ठीक, हमने बोला कि छोटे छोटे, टाइनी मतलब एकदम छोटे छोटे प्लांट एंड एनिमल विच लिव्ड इन द सी डाइड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। DIED, डाइड मतलब मर गए, मतलब छोटे छोटे जो समुद्री जो प्लांट थे, एनिमल थे, वो क्या हो गए, करोड़ों साल पहले मर गए, दब गए और नीचे चले गए। ठीक है, अब वो नीचे जो चले गए, नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा these buried dense these bodies dead organism were covered with mud and sand at bottom of the sea। ठीक, ORGANISMS ऑर्गेनिज्म हमने इस प्लांट और एनिमल के जगह पे लिखा है। ठीक है, तो हमने बोला दिस बरीड, बरीड मतलब धसे हुए, जमीन के अंदर समुद्र के नीचे में क्या दबे हुए, है ना, बरीड मतलब दबे हुए, डेड मरे हुए ऑर्गेनिज्म वेयर कवर्ड विथ मड एंड सैंड एट बॉटम ऑफ द सी। तो समुद्र के नीचे जो मरे हुए दबे हुए प्लांट और छोटे छोटे एनिमल थे, वो क्या हो गए, धीरे धीरे कवर होने लगे मड और सैंड, क्योंकि समुद्र के नीचे रेत होगा बच्चों, बालू होंगे, उससे वो
ढक गए, उसके ऊपर सारे मड और सेंड आ गए। ठीक, तीसरा स्टेप, ड्यू टू प्रेशर कोमा टेम्परेचर कोमा बैक्टीरिया and in absence of air। ठीक है, is dead organism were slowly converted into पेट्रोलियम। आंसर क्लियर हो गया, फुल स्टॉप यहाँ दे दीजिए। तो हमने बोला कि ड्यू टू हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया नीचे, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बैक्टीरिया वहाँ पे होंगे, बहुत बैक्टीरिया तो हर जगह है, बैक्टीरिया एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर भी नहीं मिलेगा उस ऑर्गेनिज्म को, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को। तो दीज डेड ऑर्गेनिज्म वेयर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, वही क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल जाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा, इस सम को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों, अब हमारा एक और क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ बनाना है। नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों कि इंडिया में, भारत में जो है शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर शॉर्टेज मतलब पावर जो ऊर्जाएं हैं, एनर्जी है, पावर का शॉर्टेज हुआ, पावर की कमी हुई इंडिया में। ठीक है, तो वो जो ग्राफ डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1991 से लेकर के 1997 तक। ठीक है, किसी किसी बुक में 2004 से लेकर 2010 तक दिया रहता है। ठीक, तो कोई भी हो लेकिन डाटा ये इसी के बीच में है। तो इसके बीच में इंडिया में क्या हुआ, भारत में पावर की शॉर्टेज हुई, पावर की कमी हुई। तो हमें क्या करना है कि वाई एक्सिस पे हमें दिखाना है उस ईयर को। ठीक है, और हमें जो ईयर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पावर शॉर्टेज की परसेंटेज दिया हुआ है। तो तो परसेंटेज हम क्या करेंगे बच्चों, नहीं तो वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस में जो है हम क्या करेंगे, पावर शॉर्टेज लिखेंगे। इस तरीके से देखिए, इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन लिख के आंसर लिख सकिए। ठीक है, इसको ऐसे लिखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसे लिख के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम इसको ग्राफ के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए y का मतलब होता है ये है y एक्सिस। ठीक है, ये क्या है बच्चों, y एक्सिस। ठीक, और ये जो है ना इसका, ये है x एक्सिस। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, या पढ़ा होगा आपने ग्राफ में। तो यहाँ पे हम ईयर दिखाते हैं। ठीक है, ये 0 है, यहाँ हम लिया, यहाँ हमने लिया 1991। ठीक, फिर यहाँ लिया 1990
टू 1993, 1994, 1995, 1996 और 1997। ठीक, तो 1991 से लेकर के 1997 तक ऐसे दिया होगा। 1991 से लेके 19, चलिए इसको यहाँ लिख देता, 1991 से लेके 1997 तक। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ईयर, साल बता रहा है। या किसी किसी बुक में 2004 से लेकर के 2010 तक दिया होगा, तो आप इसको 2004 यहाँ लिखिएगा, फिर 3 है ना, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये एक्स एक्सिस। अब ईयर के बाद हम यहाँ पे परसेंटेज को दिखाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा? परसेंटेज। इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज दिखाना है, PERCENTAGE, परसेंटेज। तो लिखिएगा 7.8, ठीक है, फिर 8.6, फिर 9.0, फिर 9.5, फिर 9.9, फिर 11.2, फिर यहाँ दीजिएगा 10.1। ठीक है, तो ये क्या है? ये बता रहा है बच्चों परसेंटेज को। तो भारत में, इंडिया में 1991 से लेकर 1997 तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर की शॉर्टेज हुई, पावर की कमी हुई। तो कितना कमी हुआ? तो 7.8% है ना। कब हुआ? तो इस समय, ये जो है 1991 में हो गया। ठीक है, फिर 8.6% पावर की कमी हुई 1992 में। ठीक, फिर इसको आप स्केल से बनाएंगे अच्छे से। फिर 9.0% कमी हुई है 1993 में। हम इसी तरीके से बनाते हैं ग्राफ। ठीक, 1994 में 9.5% कमी हुई। ठीक है, फिर 9.9% कमी कब हुई? इसके आगे क्या है? 1995 है ना। अब इसी तरीके से 11.2, ठीक है, लास्ट में 10.1। ठीक है, ये परसेंटेज है लास्ट में। ये तो देख सकते हैं ग्राफ कैसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है ना, है ना। पावर की जो शॉर्टेज है वो किस तरीके से ऐसे हो रही है? पहले कम थी पावर शॉर्टेज, इतना परसेंटेज क्या हुआ? पावर का शॉर्टेज हुआ, कमी। फिर धीरे धीरे पावर जो है घटते चले गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, या यूं कहेंगे पावर शॉर्टेज क्या हो गया, यहाँ से ऐसे। चलिए,
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ये सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।